Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. So this is the second part. Basically, this is the continuation of the first video in which we have discussed about the theory of Marxism. प्रीवियस वीडियो में हमने मार्क्सिज्म के इंट्रोडक्शन को इन डिटेल विद देयर मेन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया था और इसके अलावा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके अंदर हमने बात की थी। और आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो मार्क्सिज्म के जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कॉम्बिनेशन में एक पैम्फलेट लिखी थी विद द नेम ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पैम्फलेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दो फिलोसोफर ने बेसिकली दो जर्मन फिलोसोफर ने मिलके लिखी थी 1848 के अंदर, जिसके अंदर जो पहला है हमारे पास कार्ल मार्क्स है और जो दूसरा है वो है फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स की हम इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। कार्ल मार्क्स के फादर एक लॉयर थे और इनका जो टाइम स्पैन है 1818 से 1883 तक है। कार्ल मार्क्स ने जब अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी तो इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा, इवन कि इसे एग्जाइल भी कर दिया गया था। ठीक है, ये जर्मनी के अंदर ही पैदा हुआ था। जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल थेरिस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी था। ठीक है, ये सब कुछ था। ये स्टूडेंट रह चुका है हीगल का और इसके अलावा हीगल के आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। इसने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, जो इसने हीगल के आइडियाज़ आइडियलिस्टिक मटीरियलिज्म से इंस्पायर्ड होकर दिया था। ठीक है, यहाँ इसके एक वर्क का नाम लिखा है इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। इसके अलावा डैश कैपिटल भी इसका एक वर्क है और कैपिटल भी इसका एक वर्क है। और फिर इसका जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैं, तो बस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स द लास्ट स्टेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैन वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये जो कार्ल मार्क्स है बेसिकली ये और फ्रेडरिक एंगल्स ये दोनों ही फाउंडर माने जाते हैं मार्क्सिज्म के। और इन्होंने जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कम्युनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो लास्ट स्टेज किसी भी सोसाइटी की वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन ना किए जाते हों। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि जो हमारे पास लास्ट स्टेज हिस्ट्री की है ऑफ मैन वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेज अगर हम बात करें तो वो 5 स्टेजेस के बारे में बात करता है, जिसको हम फर्दर इसके टेक्स्ट के अंदर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉक्स अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ वर्किंग क्लास, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ वर्किंग क्लास का मतलब है कि अब अथॉरिटी वर्किंग क्लास की होनी चाहिए। किस तरह के वर्किंग क्लास ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे, उनके पास इक्वालिटी होगी, अपने राइट्स होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में कार्ल मार्क्स बात करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है इसी से बिलोंग करने वाला वो है फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स बेसिकली कार्ल मार्क्स का फ्रेंड था, दोनों पेरिस में मिले थे और ये भी वही जैसा कि कार्ल मार्क्स है जर्मन के अंदर ये पैदा हुआ है और पॉलिटिकल थेरिस्ट भी था, रेवोल्यूशन ये सब कुछ था। ठीक है, ये इसके अलावा ये बिजनेसमैन भी था, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। इसके फादर की टेक्सटाइल मिल्स थी, बेसिकली टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी बर्मन के अंदर, प्रूशिया के अंदर, सेल्फोर्ड के अंदर। यहाँ जो प्रूशिया वर्ड है ये प्रूशिया ओल्ड नेम ऑफ जर्मन है। ठीक है, जर्मनी का ओल्ड पुराना जो नाम था प्रूशिया था, तो वहाँ इनकी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह थी। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, अब हमने ये देख लिया ये जो दोनों क्रिटिक्स हैं बेसिकली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। ठीक है, जर्मनी के अंदर दोनों ही पैदा हुए हैं और दोनों की ही डेथ यूके लंदन में होती है। ठीक है, और पेरिस में ये आपस में मिले थे। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा जो आज का मेन कंसर्न है दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ द मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म। ठीक है, इन दोनों ने ये बेसिकली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक पैम्फलेट लिखा था जिसके अंदर इन्होंने कैपिटलिज्म सिस्टम पे या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे इन्होंने सटायर किया है। ठीक है, एंटी कैपिटलिस्ट पैम्फलेट है बेसिकली ये, और इसी से हमारी कम्युनिज्म की बिगनिंग मानी जाती है। हम इसको देखते हैं अब। तो पहले तो ये कि दोनों ने कम्बिनेशन के अंदर ये वर्क लिखा था और इसका जो ओरिजिनल नाम है या इसे कहा भी जाता है द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इसे 200 लैंग्वेजेस के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश करवाया जा चुका है और इसके 4 पार्ट्स थे। ठीक है, इन 4 पार्ट्स के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, तो इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो है थर्ड पार्ट, क्योंकि जिसके अंदर वो सोशलिज्म
सोशलिज्म और कम्युनिज्म के साथ साथ वो ये बताते हैं, यानी सोशलिस्ट सिस्टम क्या था, कम्युनिस्ट सिस्टम क्या था, और इसके साथ साथ इसी के अंदर वो हमें ये भी बताता है कि सोल्यूशन बताता है। सोल्यूशन एक दो देता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ मैच्योर मार्क्सिज्म की बात की थी। तो व्हाट इज़ मैच्योर मार्क्सिज्म, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, तो वो बात करता है मैच्योर मार्क्सिज्म के अंदर, चलो मैं आपको आपको खुद ही बता देती हूँ, पर इन डिटेल आपने इसकी डेफिनेशन मुझे बतानी है। जिसके अंदर सोल्यूशन दिया गया, तो इसके अंदर वो सोल्यूशन बताता है, ठीक है। और इसके अलावा वो ये भी इस पार्ट के अंदर हमें बताता है हाउ वी कैन अप्लाई कम्युनिस्ट सिस्टम ऑन अ सोसाइटी, ठीक है, या ऑन अ गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से आप कम्युनिस्ट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। तो ये तो थे इसके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब हम इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। बेसिकली जैसे ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो स्टार्ट होता है, तो वो एक स्पेक्टर की बात करता है। स्पेक्टर का मतलब होता है होंठ। वो कहते हैं अ स्पेक्टर होंट, सॉरी गोस्ट। स्पेक्टर का मतलब होता है गोस्ट। कहते हैं अ स्पेक्टर होंट्स यूरोप द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ इसकी है वो ये है कि एक स्पेक्टर इस बात को डिफाइन कर रहा है कि वो कैपिटल कम्युनिज्म की इंट्रेंस बता रहा है इन यूरोप, और ये बता रहा है कि जो कम्युनिज्म है वो है स्पेक्टर, यानी एक गोस्ट है। गोस्ट की सूरत में अपने आप को बता रहा है कि ये इसके जो आइडियाज़ होने वाले हैं ना, वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका स्टार्ट इस तरह होता है, और ये क्या है, ये एक एंटी कैपिटलिस्ट पैम्फलेट थी जिसके अंदर सटायर किया गया था कैपिटलिस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। इसके अंदर बात करता है हमारा राइटर, यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ही स्टार्ट पे ही कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का कम्बिनेशन का वर्क है। तो वो ये बताते हैं कि बोर्जोस और प्रोलेटेरिएट, बेसिकली इसके अंदर हमें क्लास स्ट्रगल या डिफरेंट क्लासेस के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर जो पहली क्लास है वो बात करता है बोर्जोस की। वो कहते हैं कि बोर्जोस में, फ्रेंच के अंदर बोर्जोस का मतलब क्या होता है, टाउन डिवेलर, ठीक है, टाउन डिवेलर। दूसरे नंबर पे बात करता है प्रोलेटेरिएट की। वो कहते हैं कि जो प्रोलेटेरिएट का वर्ड है वो लैटिन के वर्ड के से निकला है, जिसका मतलब है अ पर्सन हुज सोल वेल्थ वाज हिज ऑफस्प्रिंग, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास अपनी वेल्थ हो, अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो। तो ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने इसके ओरिजिनल टेक्स्ट से लिए हैं, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जिस तरह इसने डिफाइन किया है वैसे मैंने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में बना के यहाँ लिखा है, और विद कोटेशन हम नेक्स्ट इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या बात करता है, ये एक एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट के पैम्फलेट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो बात करता है इसके अंदर हमारे पास बोर्जस और प्रोलेटेरिएट के बारे में। और इसके अलावा अगर मैं इसको मज़ीद आपके लिए डिफ़ाइन करूँ तो बोर्जस क्लास वो है जो हैव है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम इसे भी डिस्कस कर चुके हैं। और प्रोलेटेरिएट वो है जो हैव नोट्स हैं। बेसिकली हैव वो होते हैं जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन हैव नोट्स वो होते हैं जो लोअर वर्किंग क्लास है, जो ओप्रेस्ड होती है, जिनके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, जो अपनी इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिवलीहुड दे सेल देयर दे सेल देयर लेबर, ठीक है। वो अपने आप को, अपनी सर्विसेज को सेल कर देते हैं ताकि वो कुछ रोज़ी वगैरह कमा सकें। और इसके अलावा ये जो हैव नोट्स बेसिकली कहा गया है प्रोलेटेरिएट को, और इनकी जो वेजेस होती हैं वो भी बहुत कम होती है, जिसको ना चेंज करने के लिए, जिसके अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए जो हमारा राइटर है वो बात करता है रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात की गई थी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। पहले जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो प्राइवेट ओन किए जाते थे, यानी एक जो कैपिटलिस्ट पर्सन है, जो अपर क्लास पर्सन है, उसके पास अपनी इंडस्ट्रीज़ होती थी, ठीक है। वो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसके अंदर जो गवर्नमेंट का रोल नहीं होता था। गवर्नमेंट को जस्ट अपर क्लास क्या करते थे, टैक्स दे देती थी अकॉर्डिंग टू द जिस तरीके से उसे उन पे अप्लाई किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ बात की गई रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस के बारे में। तो रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स कौन लेके आएगी, वो लेके आएगी वर्किंग क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो रेवोल्यूशन है ना, ये आएगी तो फिर ही हमारे पास कम्युनिज्म आएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो
वर्किंग क्लास के अंदर यहाँ वो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, एक क्लास कॉन्शियसनेस का, एक फाल्स कॉन्शियसनेस का। वो कहते हैं फाल्स कॉन्शियसनेस बेसिकली वो होता है कि आप पे आपको प्रेस किया जा रहा है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। और क्लास कॉन्शियसनेस वो होता है कि आपके अंदर ये कॉन्शियस अवेयर की जाए कि जो लोअर वर्किंग क्लास है वो सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जब लोअर वर्किंग क्लास के अंदर कॉन्शियसनेस आएगी तो हमारे पास रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस आएगी, ठीक है। तो यानी रेवोल्यूशन आएगी, फिर ये हमारे पास एक कैपिटलिस्ट सिस्टम ख़त्म होकर एक कम्युनिस्ट सिस्टम आएगा। और यहाँ पे इसी पॉइंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, प्रिडिक्शन ऑफ कार्ल मार्क्स। इस प्रिडिक्शन को आप अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि इसी प्रिडिक्शन को लेके हमने एक और थ्योरी डिस्कस करनी है। बेसिकली वो थ्योरी नहीं, इसी का एक पार्ट है लीनियन मार्क्सिज्म। अच्छा, कार्ल मार्क्स की यहाँ हमें देखने को मिलती है प्रिडिक्शन वो इस तरह, क्योंकि रेवोल्यूशन वो कहता है आएगी, और रेवोल्यूशन कौन लेके आएगा? रेवोल्यूशन लेके आएगा वर्किंग क्लास का पर्सन, ठीक है। यानी जो वर्किंग क्लास है जो एक्सप्लॉइड हो रही है वो रेवोल्यूशन लेके आएगी, और ये वो इस बात को प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि जब इनके अंदर कॉन्शियस अवेयर होगी, या वो कॉन्शियस से अवेयर होगी या कॉन्शियस अरोज होगी, तो हमारे पास रेवोल्यूशन आएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से माइंड में बिठा लें, नहीं तो लिख लें, बेसिकली दैट वुड बी ईजियर फॉर यू। अच्छा, नेक्स्ट वो बात करता है प्रोलिटेरिएट कलेक्टिविज्म के बारे में। कलेक्टिविज्म और प्रोलिटेरिएट, ये देखें, वो कहता है कि जो प्रोलिटेरिएट यानी लोअर वर्किंग क्लास है ना, उनको अब इकट्ठे हो जाना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्रोलिटेरिएट है ना, वो इकट्ठे होकर अपने राइट्स के लिए बात करेंगे तो ही क्या आएगी? रेवोल्यूशन आएगी, ठीक है। इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अच्छा, तो इसके अंदर वो हमें ना उसने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। उसके अंदर उसने हमें बताया 5 स्टेजेस के बारे में, और 2 स्टेजेस तो उसके अंदर, एक बेसिकली स्टेज है सोशलिज्म। अब यहाँ वो बात करता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में। हम कह सकते हैं कि जो मार्क्सिज्म कहता है कि सोशलिज्म के बाद ही कम्युनिज्म आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। जो सोशलिज्म होता है ना, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सोशलिज्म के अंदर बेसिकली बात की जाती है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कम्युनिज्म के अंदर बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट सम एक्सटेंट वी कैन सी दैट सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का थोड़ा सा वो दिया जाता है। सोशलिज्म कहता है कि हमारे पास क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी लेकिन क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और वो कहते थे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी। यानी जिस तरीके से बहुत सारे सोशलिज्म के आइडियाज़, पहले आप सुन लो फिर आपको समझ आएगी कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में क्या फ़र्क है। सोशलिज्म 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में इमर्ज हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो ओनरशिप मानी जाती है वो मानी जाती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट, इसके अंदर इक्वालिटी पे बात की जाती थी, और मेरिट बेस्ड लीडर का वो कहते थे कि जो लीडर होना चाहिए वो मेरिट बेस्ड लीडर होना चाहिए, कोई कैपिटलिज्म का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं जो सोशलिज्म वाले हैं। और इसके अलावा सोशलिज्म ये कहता है कि कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर हो सब कुछ, ठीक है, और गवर्नमेंट सब लोगों को कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और उनका एक बेसिक मोटो क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कंट्रीब्यूशन, यानी जो पर्सन जितना कंट्रीब्यूट करेगा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन उसको की जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास सोशलिज्म। अब आप देखो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म बेसिकली सोशलिज्म की तरह ही है लेकिन माइनर से डिफरेंस के साथ। कम्युनिज्म के अंदर, जो सोशलिज्म के अंदर क्या बात की गई थी कि जितना लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन जो कम्युनिज्म है वो कहता है कि हर पर्सन कमाएगा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग फराहम किया जाएगा, ठीक है। एक ये इसका कॉन्सेप्ट था। दूसरे नंबर पे इसके अंदर बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म के अंदर बात की जाती थी कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए एट सम एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बात की गई नहीं होनी चाहिए। जो सोशलिज्म है ना उसके अंदर क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, यानी अपर क्लास भी होगी लोअर क्लास भी होगी, लेकिन उनके दरमियान डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो कम्युनिज्म है वो ये कहता है कि क्लास तो होनी ही नहीं चाहिए। हम कह सकते हैं ये एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे।
थे। तो आई होप सो कि अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। एक कोटेशन आप नोट कर लीजिए जिसके से इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से कोटेशन ली गई है। वो कहता है कि सोशलिज्म वाज अ मिडिल क्लास मूवमेंट वाइल कम्युनिज्म इज़ अ वर्किंग क्लास मूवमेंट, इट्स वेरी पॉजिटिव। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि जो सोशलिज्म वो मिडिल क्लास मूवमेंट है, लेकिन ये कि जो है हमारे पास कम्युनिज्म ये एक वर्किंग क्लास मूवमेंट थी, जिसमें क्लास कितनी अपनी एबिलिटी फराहम करेगी उसी के अकॉर्डिंग उसे दिया जाएगा। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। ओवरऑल मैंने बताया, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं। तो फिर नेक्स्ट वो बात करता है, यानी जब इसका थर्ड पार्ट वो स्टार्ट करता है तो इसके सोल्यूशन के बारे में बात करता है। सोल्यूशन वो ये देता है कि जब तक हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ख़त्म ना हो जाए, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करता है कि इनकम टैक्स लागू करना करें तो फिर ही ये चीज़ें होंगी, ठीक है, यानी इनकम टैक्स हर इंसान टैक्स देगा। तो फिर बात करता है वो राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है कि उसको भी ख़त्म करना चाहिए। फिर इसके अलावा वो बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को ले लेना, यानी द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग, ठीक है। वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी उसको जब्त कर लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो बात करता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रेडिट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रेडिट बेसिकली बात करता है गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सबको। तो ये कुछ सोल्यूशन थे वो जो कार्ल मार्क्स अपने द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर देता है आफ्टर द सटायर ऑन कैपिटलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करता है जो कॉन्सेप्ट है वो देता है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जो अगेन लिखा जा चुका है, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा वो बात करता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के बारे में। अब जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वो कहता है कि जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ये दो लफ वर्ड हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री ऑफ क्लास है इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी किसी भी एक सोसाइटी की जो हिस्ट्री है वो बेस करती है उसकी स्ट्रगल पे। उसने ये ही कहा है कि जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है ना, वो ये कहता है कि जो हिस्ट्री है ना हमारे पास, हिस्ट्री बेस करती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे। जो हिस्ट्री डेवलप होती चली आई है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे बेस करती चली आई है, ठीक है। According to the Karl Marx, Marxism is the materialistic interpretations of historical development, ठीक है। तो उसके बारे में वो 5 स्टेजेस की बात करता है। जो पहली स्टेज है, यानी वो उसने कार्ल मार्क्स ने क्या किया, उसने जब कम्युनिज्म की थ्योरी बेसिकली देनी थी ना, यानी जब इसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में उसने बात करनी थी और जब उसने मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे बात करनी थी, तो उसने पहले हिस्ट्री को देखा कि हिस्ट्री में क्या क्या चलता आया है, हिस्ट्री में क्लास कैसी थी, क्लास की स्ट्रगल कैसी थी, मटीरियलिस्टिक थिंग्स कैसी थी। तो इसलिए उसने ये 5 बताया, 5 स्टेजेस वो बताता है कि हिस्ट्री में कैसे कैसे क्लासेस डेवलप हुई थ्रू दैट वाज बेस्ड ऑन द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। जिसके अंदर वो पहली बात करता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में। वो कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेज थी जो इतनी एडवांस नहीं थी, बहुत अर्ली स्टेज मानी जाती है, जिसके अंदर जो लोग क्या करते थे वो आपस में मिलजुल के खाते थे, हर चीज़ शेयर करते थे, ठीक है। और ये जो जॉब्स हैं, फूड्स वगैरह हैं, ये सारी उन्हीं से बिलोंग करती थी, कोई कंपटीशन इनके अंदर नहीं था, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट बात करता है स्लेव सिस्टम। स्लेव सिस्टम तो नाम से ज़ाहिर है कि जिसके अंदर स्लेव्स थे, ठीक है, यहाँ पे स्लेव थे। और इसके अलावा इसके अंदर हैव और हैव नोट्स का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जो स्लेव सिस्टम क्या थे, इसके अंदर क्लास स्ट्रगल देखने को मिलती है कि एक स्लेव बना लिए गए थे ना अपर क्लास ने, तो ये सिस्टम यहाँ दिखाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जब स्लेव सिस्टम ने अपनी वॉइस को रेज़ किया तो हमारे पास आया फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था कि फ्यूडल सिस्टम के अंदर हमारे पास लैंड ओनर्स होते थे, जिनके पास लैंड्स होती थी अपनी, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, और जो पीपल को वो देते थे फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी लोगों ज़रूरी पर्पस के लिए जब वो अपनी ज़मीनों को लोगों को देते थे तो वो हमारे पास फ्यूडल सिस्टम होता था। लेकिन फ्यूडल सिस्टम के अंदर ये था कि इसके अंदर ना सर्व सिस्टम था। आई होप सो कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ सर्व। अगर लिटरेचर का स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जो सर्व होते हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन किसी की सर्विस, किसी को सर्विसेज किसी के लिए पे करना, या जैसे आप देखो कि आप किसी के घर कोई पर्सन सर्वेंट है, ठीक है, जैसे कि रशिया के अंदर ऐसा बेसिकली पहले होता था।
तो रशिया के अंदर बेसिकली सर्व का सिस्टम भी था, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। तो आप देखते हो कि जो सर्व होते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन जब आप किसी का गुलाम रहते हो ना, तो वो होते हैं सर्व। फॉर एग्जांपल अगर कोई दादा किसी का सर्व था, किसी के घर वो एज अ सर्वेंट काम करता था, तो उसका बेटा भी, फिर उसका पोता भी। तो इस तरह जनरेशन टू जनरेशन किसके लिए सर्विसेज पे करना या किसी को के लिए काम करना एज अ सर्वेंट, तो वो कहलाता है सर्व। तो इसके अंदर हमारे पास सर्व सिस्टम आता है। तो फिर जो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ स्टेज बताता है सोशलिज्म, और फिफ्थ स्टेज बताता है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म मैंने आपको बताती है कि जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली ओन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही लोगों को इक्वालिटी फराहम करती है, कोई कंपटीशन इसके अंदर नहीं होता। लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम, जस्ट अ मिनट, बेसिकली ना यहाँ ये उल्टा लिखा जा चुका है, ये मिस्टेक है। पहले आता है कैपिटलिज्म, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम के बाद आएगा कैपिटलिस्ट सिस्टम। फिर फिफ्थ स्टेज है हमारे पास सोशलिज्म। अच्छा, तो सोशलिज्म आपको पता लग गया है। अब कैपिटलिज्म क्या था? कैपिटलिज्म मैंने आप कैपिटलिज्म पे बेसिकली बात हो रही है जब से। तो कैपिटलिज्म ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर हमारे पास अपर क्लास थी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो अपर क्लास के पास थे। यहाँ क्लास स्ट्रगल थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्लास डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलता था कि अपर क्लास के पास प्रॉपर्टी भी होती थी। उसने क्या किया होता था, लोअर वर्किंग क्लास को हायर किया होता था ताकि वो इनके लिए फैक्ट्री में या इनके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे काम करें, और फिर ये लोअर वर्किंग क्लास को कम से कम वेजेस देते थे और प्रॉफिट ज़्यादा खुद रख लेते थे। इस तरह जो लोअर वर्किंग क्लास थी विद द पैसेज ऑफ टाइम सप्रेस्ड होती चली जाती थी, और जो अपर वर्किंग क्लास थी वो बहुत रिच होती चली जाती थी। क्योंकि जो किसी भी इसके बारे में कार्ल मार्क्स बेसिकली बात करता है, जिसको हम फर्दर डैश कैपिटल के अंदर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वो ये कहता है कि जो जो कैपिटलिस्ट है ना, वो लेबर से काम तो करवा लेता है, लेकिन उसको वेजेस इतनी कम देता है कि वो अपनी गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से करता है। यही वजह है कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा सारा चला जाता है एक कैपिटलिस्ट के पास, और जो लोअर वर्किंग क्लास होती है वो पूरी ज़िंदगी उनके अंडर ही काम करती रहती है। इस तरह वो बात करता है। तो आई होप सो कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या है। तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म वो यही बात करता है कि जो हिस्ट्री है वो मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेस करती है, जिसके अंदर वो 5 स्टेजेस बताता है। और इसके बाद वो कहते हैं इन 5 स्टेजेस के बाद हमारे पास जो स्टेज आएगी वो होगी कम्युनिज्म की स्टेज। जैसे कि मैंने आपको पहले कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन भी बताई। वो कहता है कि जो आने वाली हमारी स्टेज होगी वो कम्युनिस्ट स्टेज होगी, ठीक है। तो ये एक तरह की उसकी प्रेडिक्शन भी थी। अच्छा, तो फिर बात करते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की। तो जैसे कि रेवोल्यूशनरी जो प्रैक्टिस है वो इसी बात का नाम है कि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगी, यानी ऐसी रेवोल्यूशन आएगी जो कम्युनिज्म पे बेस करती होगी, जिसके अंदर जो वर्किंग क्लास की अथॉरिटी होगी। फिर क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में, हैव और हैव नॉट्स के बारे में इस बुक के अंदर बात करता है, एक पैम्फलेट के अंदर बेसिकली। तो आई होप सो कि जितने भी यहाँ मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं ओवरऑल जो मुझे उसके टेक्स्ट में मिले हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को ओवरऑल मैंने यहाँ लिखा है। आई होप सो कि अब आपको समझ आ गए होंगे कि बेसिकली जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। कुछ कोटेशंस देख लेते हैं जो इसके ओरिजिनल टेक्स्ट से ही ली गई हैं। सबसे पहली कोटेशन तो मैं आपके लिए पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, इज़ हॉन्टिंग यूरोप द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, वो कहता है द लार्ज कैपिटलिस्ट बीट द स्मॉलर। तो स्मॉलर यहाँ प्रोलेटेरिएट क्लास को रेफर करता है, और अगर आप कॉन्सेप्ट करोगे क्लास कन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर आप इस पॉइंट को इस डेफिनेशन को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कोटेशन यहाँ मैंने ऐड की है, पॉलिटिकल पावर इज़ मेयरली द ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ वन क्लास फॉर ऑप्रेसिंग एनदर, ठीक है। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड पावर की ही है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर इज मेनली द ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ वन क्लास, और ऑर्गेनाइज्ड पावर यानी पहले से प्लान्ड डिजाइंड पावर है, और ऑफ वन क्लास कौन सी क्लास है? वो है बोर्जोस क्लास फॉर ऑपरेसिंग एनदर। अब एनदर यहाँ रेफर कर रहा है प्रोलिटेरिएट को, ठीक है। तो वो कहता है कि जो पॉलिटिकल पावर है, यहाँ वो एक और कोटेशन है जिसका अगर मैं आपको उसका मीनिंग बताऊँ, तो वो कहता है कि जो रूलिंग आइडियाज़ है ना, रूलिंग आइडियाज़ आर द आइडियाज़ ऑफ अ रूलिंग क्लास, ठीक है, उस बात को ये रेफर कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक पर्सन से लिया जाएगा उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी हर पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, जबकि उसे जो रिवार्ड दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको इन डिटेल डिस्कस किया था। लिंक आपको उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देख लें। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, जो डेफिनेशन या कोटेशन जो मैंने यहाँ ऐड की है,
वो है द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कॉन्टेस्ट बिटवीन एक्सप्लॉइटिंग एंड एक्सप्लॉइटेड, रूलिंग एंड ओप्रेस्ड क्लास। तो यहाँ दोनों, एक तो क्लास डिस्टिंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दूसरे नंबर पे यहाँ वो बात कर रहा है कि क्लास स्ट्रगल। वो कहता है कि जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की मैंने आपके साथ डिस्कशन की अभी, तो उस पॉइंट के अंदर आप इसे ऐड कर सकते हो कि वो क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है, और जो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है वो बेस करती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट कोटेशन है, वो कहती है एवरी क्लास स्ट्रगल इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। हर क्लास की जो स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल है। वो इसे इसलिए कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स के हमेशा इकोनॉमी का जो इशू रहा है, ठीक है, इकोनॉमी हमेशा बेसिकली इशू में रही है। आप जितनी भी क्लासेस में देख लो, इवन कि आज की प्रेजेंट इरा में भी देख लो, तो इकोनॉमी एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से सुपर पावर बन चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द वर्किंग मैन हैव नो कंट्री, वी कैन नॉट टेक फ्रॉम दैम वट दे हैव नॉट गॉट, ठीक है। तो यहाँ वो कहता है, यहाँ कार्ल मार्क्स हमें देखने को मिलता है किस तरीके से वो वर्किंग मैन को बता रहा है कि जो वर्किंग मैन की तो अपनी कोई मुल्क ही नहीं है, हम उनसे वो चीज़ ले ही नहीं सकते जो उनके पास नहीं है। तो इस तरह वो बात करता है वर्किंग मैन के फेवर में। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे आप कलेक्टिविज्म और रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस के अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो कहता है द प्रोलिटेरियंस हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज, द मोस्ट एवर ग्रीन कोटेशन ऑफ दिस पैम्फलेट। एक तो वो जो मैंने आपको स्पेक्टर वाली बताई, दूसरी ये बेसिकली लास्ट लाइन है इसकी, ये पैम्फलेट की, जिसके अंदर वो कहते हैं द प्रोलिटेरियंस हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो अपनी चेंज को खो दें। यानी उनके हाथों में अब जो हथकड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं ना कैपिटलिज्म की, उनको आप लॉस कर दो, तो इस हथकड़ियों को छोड़ दो, यानी इनको खोल दो, फिर ही आप कामयाब हो सकोगे, ठीक है। यहाँ वो रेवोल्यूशन की तरफ लेके आ रहे हैं। दे हैव अ वर्ड टू विन, वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, ठीक है। यूनाइट के बारे में कहते हैं, यहाँ कलेक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं कि आप कलेक्टिव हो के रेवोल्यूशन लेके आओ, फिर ही पॉसिबल है कम्युनिज्म का आना। तो इस कोटेशन के साथ हमारा ये एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कंप्लीट।